नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पहले के वीडियोस में मैं आपको अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे द्वैतवादी संकल्पनाएं। द्वैतवादी संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी संकल्पनाएं। तो द्वैतवादी संकल्पनाएं जो हम पढ़ेंगे, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूअलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो द्वैतवादी संकल्पनाओं में मैंने आपको पहले के वीडियोस में जो बताया था, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था द्वैतवादी संकल्पनाओं का। आप वो वीडियोस को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि ड्यूअलिस्टिक अप्रोच को बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जिन जिन वैज्ञानिकों ने यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति में एक से अधिक तारों का योगदान था, उसे द्वैतवादी संकल्पना कहा गया। ठीक है, यानी बाई पैरेंटल द्विअभिभावकीय सिद्धांत। तो इस क्रम में हम जो सबसे पहली जो अवधारणा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ मिस्टर चैम्बरलिन। ठीक है, तो चैम्बरलिन की हम ग्रहाणु परिकल्पना ले रहे हैं। इन्होंने 1905 में ये परिकल्पना दी थी। 1905 में चैम्बरलिन महोदय ने प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस दी थी। अच्छा, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस में इन्होंने माना कि अब तक की अद्वैतवादी संकल्पनाओं में सिर्फ एक था, एक ही कोई, या तो हमने माना था वायवीय या तो राशि थी, या फिर क्या मानी थी हमने, एक नेबुला। ठीक है, निहारिका परिकल्पना में हमने ये माना था। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने कि पहले दो तारे थे। एक तो विशाल तारा क्या था? सूर्य था। सन एक विशाल तारा सूर्य था, और इस सूर्य तारे के साथ साथ एक और दूसरा तारा था, जिसे इन्होंने कहा साथी तारा, या बोलते हैं इसे कंपेनियन स्टार। ठीक है, कंपेनियन स्टार, या इसको साथी तारा बोलते हैं, और ये हमारा क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य उस टाइम जब ब्रह्मांड बना नहीं था, या जब ग्रहों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ग्रहों की उत्पत्ति से पूर्व, ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति से पूर्व सूर्य जो था वो कैसा था? सूर्य था ठोस। कैसा था? सॉलिड था। सूर्य ठोस था। इसके अलावा कोल्ड था, शीतल था, चक्राकार था, सर्कुलर था। ठीक है, सर्कुलर था। तो सूर्य एक ठोस, शीतल, चक्राकार तारा था। किससे पहले? ग्रहों की उत्पत्ति से पहले। ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति से पहले जो सूर्य ठोस, शीतल, चक्राकार तारा था, उसके पास एक साथी तारा जो है वो क्या करता हुआ आता है? गति करता हुआ आता है। सूर्य अपनी अक्ष पे घूम रहा था। ठीक है, सूर्य अक्ष पे घूम रहा था, तो इसके पास एक साथी तारा आता है। यह साथी तारा जो इसके पास आता है सॉरी, तो यह साथी तारा जो सूर्य के पास आता है, यह घूमता हुआ सूर्य के पास आ जाता है। तो सूर्य के पास आने के बाद इस विशाल तारे में, सूर्य के पास आते हुए इस विशाल तारे के आकर्षण बल के प्रभाव में, ठीक है, इसका क्या लगता है? इस पे आकर्षण बल। इसे क्या कह सकते हैं हम? ज्वारीय बल, या क्या बोल सकते हैं हम? टाइडल फोर्स। देखिए, आज आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो समुद्र में ज्वार भाटा जो आज भी पृथ्वी पे आते हैं, वो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति की वजह से आते हैं। तो सेम वैसा ही इस
विशाल तारे के आकर्षण बल या ज्वारीय बल के प्रभाव में सूर्य जो है उससे छोटे छोटे ग्रहाणु जो हैं, छोटे छोटे धूल के जो कण हैं, छोटे बड़े धूल के कण जो हैं वो अलग हो गए। ठीक है, ये धूल के कण अलग हो गए। इनको चैम्बरलिन महोदय ने नाम दिया ग्रहाणु। क्या नाम दिया? ग्रहाणु। प्लैनेटेसिमल। क्या नाम दिया? प्लैनेटेसिमल। ठीक है, तो इसको चैम्बरलिन महोदय ने ग्रहाणु नाम दिया। अब इन ग्रहाणुओं के क्या है कि इन ग्रहाणुओं में जिन्हें प्लैनेटेसिमल कहा गया, इनमें ये क्या थे? ये सूर्य के अंदर से विशाल तारे के आकर्षण बल के कारण निकले हुए धूल कण थे। इन तारों, इन धूली कणों में से कुछ ग्रहाणु छोटे थे, कुछ ग्रहाणु बड़े थे। जो बड़े ग्रहाणु थे वो आगे बनने वाले ग्रहों के लिए एक नाभिक या एक केंद्र का काम करते हैं। क्या करते हैं? एक नाभिक या केंद्र का। बड़े ग्रहाणु जो हैं वो भावी केंद्र का काम करते हैं। क्या करते हैं? भावी केंद्र का काम। कैसे? देखिए, एक जो बड़ा जो ग्रहाणु है, माना एक ग्रहाणु है, कोई भी बड़ा ग्रहाणु है, वो क्या करता है? उसके आसपास छोटे छोटे ग्रहाणु आकर के मिलने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो ये बन गया नाभिक, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर। और इसके चारों ओर छोटे जो ग्रहाणु मिल रहे हैं उनका क्या होता है? यहाँ पे एग्रीगेशन। क्या हो रहा है? एग्रीगेशन, समूहन। क्या हो रहा है? समूहन। इस समूहन के कारण बड़े ग्रहाणु के चारों ओर छोटे ग्रहाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रह बनाते हैं। ठीक है, एक पूरा पिंड बन जाता है और वो क्या कहलाता है? ग्रह। तो छोटे ग्रहाणुओं को धारण किया और ग्रहाणु सम्मिलित होकर के ग्रह में बने। और यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और ग्रहों में लगातार क्या होती रहती है? ग्रहों के आकार में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, बड़े ग्रहाणु के चारों ओर छोटे ग्रहाणु आके चिपकते रहते हैं और उसका आकार लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे ग्रह बनता है। अच्छा, क्या होता है कि ये ग्रहाणु जो थे, इनके आपस में जब ये पास आ रहे हैं छोटे बड़े ग्रहाणु, तो इनके बीच में क्या हो रहा है? टकराव हो रहा है। इस टकराव से क्या उत्पन्न हो रहा होगा? इस टकराव से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा। तो ग्रहाणुओं में जो टकराव होता है, इससे इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये किसने कहा? ये कहा चैम्बरलिन महोदय ने, कि जो ग्रहाणु है वो ग्रहाणु पास पास आ रहे हैं, पास पास आने के कारण उनमें टकराव हो रहा है और उस टकराव की वजह से इनमें क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस ऊष्मा के उत्पन्न होने से कहा गया, इन्होंने 3 चीजें दी। इस ऊष्मा की उत्पत्ति के संदर्भ में बताते हुए इन्होंने 3 चीजें बताई हमें। कि पहली जो इन्होंने चीज बताई वो ये कि कैसे, पहला इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो तरल कैसे हुई। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि जो ठोस ग्रहाणु थे, जो सूर्य से निकले थे, वो सब ठोस ग्रहाणु थे, पर उनके बीच में आपस में टकराव हुआ, उससे एक ऊष्मा उत्पन्न हुई। और यह जो केंद्र जो बना, इसमें जब ग्रहाणु काफी सारे इकट्ठे होते गए तो ग्रहाणुओं के समूहन के कारण दोस्तों एक केंद्र में अत्यधिक दबाव इकट्ठा हुआ। केंद्र में अत्यधिक दबाव हुआ।
केंद्र में अत्यधिक दबाव क्यों हुआ? क्योंकि एक ग्रहाणु ग्रहाणु के ऊपर ग्रहाणु ऐसे करते करते बहुत अधिक भार इकट्ठा हो गया, और जो केंद्र में जो ग्रहाणु थे वो ग्रहाणुओं में ऊष्मा जो थी उसकी उत्पत्ति हुई और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक दबाव था, और दबाव के कारण जब किसी भी पदार्थ को बहुत ज़्यादा दाब दिया जाता है तो उसमें ताप जो है उसके अंदर उसकी ऊष्मा की वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी के केंद्र में, उससे क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र में तरल अवस्था की उत्पत्ति हो गई। ये इन्होंने कहा। इस तरल अवस्था के कारण, ये जो इन्होंने पहली बात बताई, इससे दूसरी बात निकल के आती है, जो इन्होंने ग्रहाणुओं के कारण जो अत्यधिक दबाव हुआ उससे उन्होंने बताया कि हमारा वायुमंडल कैसे बना। हमारा वायुमंडल ऐसे बना कि जब पृथ्वी के केंद्र में बहुत अधिक दबाव के कारण तापमान बन चुका था, तो उस तापमान के प्रभाव में क्या हुआ कि वहाँ पे जो अंदर गैसें थी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकली। तो दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि हमारा वायुमंडल कैसे बना। तो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ, उस ज्वालामुखी विस्फोट से जो गैसेस निकली, गैसेस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों के कारण बाहर आकर के इन्होंने हमारे वायुमंडल का निर्माण किया। तो दो बातें बताई इन्होंने। पहली कि पृथ्वी की तरल अवस्था कैसे उत्पन्न हुई, पृथ्वी के केंद्र में तरल अवस्था कैसे आई, क्योंकि ग्रहाणुओं की टक्कर हुई, टक्कर से ऊष्मा उत्पन्न हुई, और जब ग्रहाणु का संवहन होता गया तो संवहन होते होते केंद्र में तरल अवस्था आ गई। बहुत अधिक दबाव के कारण यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो गया था बहुत ज़्यादा, उस प्रेशर से इसमें हीट हुई, और हीट से वो लिक्विड फेज में आ गया। लिक्विड फेज में आने के बाद वहाँ से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण हमारी जो गैसेस थी वो गैसेस निकल करके बाहर आई, और उन्होंने हमारे क्लाइमेट का निर्माण किया। ये दूसरी बात बताई इन्होंने। तीसरी बात इन्होंने बताई कि समुद्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। समुद्र यानी हमारे जो ओशन जो आज के हैं, इन ओशन का निर्माण कैसे हुआ। तो ओशन का फॉर्मेशन जो हुआ, ओशन फॉर्मेशन के लिए उन्होंने वही फैक्ट दिया। कैसे कि भैया पहले हुआ इसमें वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन में हमारी वॉल्केनिक जो इरप्शन हुआ, जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकल के आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से अन्य गैसों के साथ हमारे और भी निकल के आई वाटर वेपर्स, जल वाष्प। ठीक है, जल वाष्प जो है वो निकल के आती है किसके साथ साथ, वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ। तो वाटर वेपर जो है, जो बाहर आया है हमारा इसमें इरप्शन के साथ, उस वाटर से क्या होता है, उस वाटर का जब हम कंडेंसेशन होता है, जब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब उसका संतृप्त हो जाती है, संतृप्त जब वायुमंडल हो गया हमारा, तो संतृप्त वायुमंडल में जलवाष्प, संतृप्त क्या होती है, जब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि अब धूल के कण और अन्य जो गैसेस जो हैं वो जलवाष्प को धारण नहीं कर पाए, तब वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वह उसका क्या होता है, कंडेंसेशन, संघनन। क्या होता है, संघनन, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के बाद क्या हुई, यह किसमें बदल गया, जल बूंदों में। और जल बूंद जो कंडेंसेशन से बनी है उनसे क्या हुई, वर्षा हुई। और यह वर्षा जो पृथ्वी के निर्माण के ऊपरी जो भूपर्पटी में कहीं कहीं पे जो गहरे खड्डे थे, उन गहरे खड्डे में इस वर्षा के पानी के जमाव से हमारे आज के समुद्रों की उत्पत्ति हुई। तो चैम्बरलिन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है
उसमें ये तो बताया ही जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु साथ साथ उसमें ये भी बताया जाता है कि पृथ्वी पर कैसे वायुमंडल उत्पन्न हुआ, कैसे पृथ्वी के अंदर एक तरल अवस्था बनी और कैसे पृथ्वी पर समुद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसमें ग्रहाणु परिकल्पना जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन है, उसका हम शॉर्ट में अगर देखें तो क्या हुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक सूर्य था, सूर्य जो था वो हमारा ठोस था, शीतल था, और ठोस शीतल के साथ साथ जो सूर्य था हमारा चक्राकार था, सर्कुलर था। उसके पास एक साथी तारा था, एक कंपेनियन स्टार था। वह कंपेनियन स्टार गति करते हुए हमारा जो सूर्य जो है चक्कर कर लगा रहा है, हमारा अपने अक्ष पे घूम रहा है, उसके पास आ गया। पास आने से उसके आकर्षण बल या उसके टाइडल फोर्स या ज्वारीय शक्ति के प्रभाव में क्या होता है कि सूर्य से कुछ धूली कण जो है, जो डस्ट पार्टिकल हैं, वो अलग हो जाते हैं, छोटे बड़े सब साइज के। तो इन्हें चैम्बरलिन महोदय ने कहा ग्रहाणु, प्लैनेटेसिमल। तो जो बड़े ग्रहाणु थे, उन बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे ग्रहाणु आकर के आकर्षित हुए और वो उसमें आकर के समूहित हुए, एग्रीगेशन हुआ। उस एग्रीगेशन के कारण ग्रहाणु जो है उन्होंने किसका निर्माण किया, ग्रहों का निर्माण किया। और यह प्रोसीजर जब लंबे टाइम तक चलता रहा तो इनकी टकराव से एक ऊष्मा उत्पन्न होने लगी और इससे क्या हुआ, इससे जो ठोस था वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। साथ ही इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की जो ऊष्मा बढ़ी है, वो पृथ्वी की ऊष्मा इस एग्रीगेशन, इस समूहन का ही परिणाम है कि पृथ्वी के केंद्र में तापमान इतना अधिक हो गया कि वहां पे लिक्विड स्टेट आ गई। वो क्यों आया, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हो गया था, बहुत ज़्यादा भार इकट्ठा हो गया था ग्रहाणुओं का, तो इससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई। ऊष्मा के बाद उन्होंने बताया कि यही ऊष्मा जो है उसकी वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ज्वालामुखी विस्फोट से आज के वायुमंडल की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसें बाहर निकल करके और हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वोल्केनिक इरप्शन से एक जलवाष्प भी निकलती है। क्या निकलती है, वाटर वेपर्स। और इन वाटर वेपर्स के बाहर निकल के और इनका संघनन होने, संतृप्त हो जाने से वायुमंडल के संघनन होकर के जल बूंद बनती है और इससे वर्षा होती है। और यही वर्षा जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उसमें बने हुए गहरे खड्डों में इसी वर्षा का जल जमा होकर समुद्रों की उत्पत्ति होती है। ये हमारे चैम्बरलिन महोदय की ग्रहाणु परिकल्पना थी, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ मिस्टर चैम्बरलिन। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको द्वैतवादी संकल्पना जो प्रारंभ की उसमें प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस को बताया कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में क्या क्या हुआ था। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एज यूजुअल कि हर एक परिकल्पना का कोई न कोई कमी और कोई न कोई लाभ होता है, तो उसके भी कुछ दोष होंगे। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो है वो कोई अल्टीमेट फाइनल तो थी नहीं, इसके बाद भी आएंगी। हर वैज्ञानिक कुछ ना कुछ सुधार करता है, तो इसकी भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि उन्होंने कहा कि जो ग्रहाणु थे वो इकट्ठे हो करके ग्रह बने, मगर अगर हम कहें कि इतने सारे ग्रहाणु थे तो कोई लाखों करोड़ों अरबों जो भी रहे होंगे, तो 9 ही ग्रह क्यों बने उनसे? 9 ही ग्रह क्यों बने? ये हो सकता था कि वो ज़्यादा समूहन होता उनका और सब मिलके एक ही ग्रह बना लेते, या फिर सब अगर अलग अलग बन रहे थे तो ऐसा भी हो सकता था ना कि उससे और ज़्यादा ग्रह बनते। 9 ही ग्रह क्यों बने? तो इसका इनके पास जवाब नहीं था। ठीक है, पहली बात इनकी दोष जो निकल के आता है, जो डिमेरिट निकल के आती है इनकी संकल्पना की, वो कहती है कि इन्होंने सिर्फ 9 ग्रहों की उत्पत्ति को बताया और इसके पीछे क्या कारण था ये इन्होंने नहीं बताया। दूसरा बात आती है कि जो कोणीय आवेग जो है, जो उस समय के ग्रह जो थे, ग्रहाणु जो थे, उनमें कोणीय आवेग इतना अधिक नहीं था कि जितना आज के ग्रहों में दिखाई देता है। ठीक है, उस समय इतना कोणीय आवेग नहीं था, तो फिर आज के ग्रहों में कोणीय आवेग कहां से आया? तीसरा जो इसमें निकल के आता है, अगर ग्रहों का निर्माण अलग अलग हुआ,
यानी हर ग्रह का अपना नाभिक अलग था, अलग अलग अगर इनका हुआ तो फिर इनमें परिभ्रमण नहीं होना चाहिए था। कैसे नहीं होना चाहिए था भाई? एक ये बड़ा ग्रहाणु है, इसके चारों ओर छोटे ग्रहाणु आए, एक ये बड़ा ग्रहाणु है, इसके चारों ओर छोटे ग्रहाणु, ऐसे ग्रह बने। तो परिभ्रमण करने के लिए इनमें कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो हमारे सन के अराउंड इसको घूमने पे मजबूर करे। तो पहले की जो अद्वैतवादी थ्योरीज थी उनमें कहा जा रहा था कि कोणीय आवेग या तो पहले से था, कुछ ने उन्होंने बताया कोणीय आवेग पहले से था, या इनमें टक्कर से जनरेट हुआ, पर ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो कोणीय आवेग जो है वो इनमें अलग अगर था ही नहीं, अगर ये अलग अलग जनरेट बने थे तो इनमें कोणीय आवेग नहीं था। दूसरा इन्होंने कहा कि जो ग्रह जो बने थे, जो शुरुआत से ही जो ग्रह बने वो ठोस थे। सूर्य भी अपने आप में ठोस था और उसमें से धूलकण निकले वो भी ठोस थे, ग्रहाणु भी ठोस थे और जो ग्रह बने वो भी ठोस थे। पर इन रियलिटी आज की संकल्पनाओं में माना जाता है कि पृथ्वी जो थी वो पहले तरल थी, कंप्लीटली तरल थी। ऐसा नहीं था सिर्फ केंद्र ही तरल था, और उस केंद्र में जैसे आज हम मानते हैं कि पृथ्वी के कोर में है, मेंटल में है, जो पार्ट है वो आज तरल है, ठीक है, और क्रस्ट हमारी ठोस है। बट पहले माना जाता था कि पृथ्वी अपने आप में पूरी ही तरल थी, उसका क्रस्ट भी तरल था, और लेटर ऑन वो की और जो क्रस्ट जो थी भूपर्पटी वो ठंडी होकर के ठोस हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो बताया कि ग्रह क्या थे, ठोस थे, जब पृथ्वी तरल थी। तो इनकी संकल्पना में ये 4 कमियां निकल करके आती हैं। इन चारों कमियों को इस संकल्पना के असफल होने की वजह माना जा सकता है। अब हम अगली जो संकल्पना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस। तो द्वैतवादी संकल्पनाएं अभी हम पढ़ रहे हैं। द्वैतवादी संकल्पनाओं में हमने पहली पढ़ी है संकल्पना चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना।